नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। वो दौर आपको याद होगा, पलायन का दंश जब अपना देश झेला था, उस झटके से देश अभी उबरा नहीं था कि एक बार फिर से मजदूर अब कहने लगे हैं आप लौट चलें। आप लौट चलें केवल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने यह जिक्र कर दिया है कि लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प अब हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में बिहार के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने कंधे पर उन बच्चों को लिए और उस बोझ को लिए चल पड़े अपने आशियाने की तरफ, अपने घर की तरफ, अपनी जिंदगी बचाने की खातिर। दूसरी खबर आज के दिन की, मिट्टी से मिट्टी में दफन। नमामि गंगे योजना के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि नाले का काम वहां पर जारी था, लेकिन 2 मजदूरों पर वही मिट्टी काल बनकर गिरी और एक मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। लोगों का यह कहना कि कंपनी की ये लापरवाही है, तभी एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। तीसरी खबर आज के दिन की, बिन पानी सब सून। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, तमाम वादे तमाम दावे वो केवल कागजों में सीमित हैं। धरातल पर अगर रहते तो शायद आज के दिन ये टंकी आपको हम ना दिखाते और हम ये नहीं कहते बिन पानी सब सून, क्योंकि ग्रामीणों के पास पीने का पानी नहीं है। उन्हें इंतजार है कब नीतीश कुमार की योजनाएं धरातल पर उतर कर आएंगी और हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। लेकिन एक बड़ी विडंबना जो हर बार आप देखते हैं, वादे ही रह गए और अभी तक लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंची। ये 3 बड़ी खबरें जिन पर आज के दिन हम करेंगे चर्चा, डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। कोरोना की दूसरी लहर से परेशान प्रवासियों का पलायन शुरू। महाराष्ट्र से समस्तीपुर पहुंचे सैकड़ों प्रवासी। स्टेशन पर प्रवासियों की गई कोरोना जांच, एक एक कर जंक्शन के जांच पहुंचे प्रवासी। छपरा में कंपनी की लापरवाही से गई मजदूर की जान। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मिट्टी में धंसने से हुआ हादसा। क्रोशित मजदूरों ने कंपनी सुपरवाइजर के साथ की मारपीट। मुजफ्फरपुर में डी पंचायत में पीने के पानी को मजबूर ग्रामीण। सीएम की 7 निश्चय योजना के तहत लगाई गई थी टंकी होने के बावजूद नहीं पहुंच रहा पानी। किसान आंदोलन के तहत समस्तीपुर में सड़कों पर उतरे किसान। कलेक्ट्रेट के बाहर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि कानून को वापस लेने की मांग। तो एक बार फिर से देखी जा रही है सरकार की बेरुखी और उदासीनता। हां, ये वही उदासीनता है जिससे सरकार ने सबक नहीं लिया, सरकार ने सीखा नहीं पिछले पलायन की तस्वीरों को लेकर। इसीलिए जब फिर से एक बार कोरोना ने पूरे देश पर डंक मारी तो मजदूर एक बार फिर से कहने लगे हैं यही शब्द कि अब लौट चलें, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरों से मुंबई और पुणे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहकर रोजी रोटी कमा रहे उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूरों के ऊपर एक बार फिर जीवन यापन का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते काम धंधे बंद हो गए तो उद्धव सरकार अपने यहां काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को विश्वास नहीं दिला पा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके चलते प्रवासी मजदूर अपने गांव और घर जाने के लिए मजबूर हैं। समस्तीपुर जंक्शन पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दरभंगा जाने वाले स्पेशल ट्रेन से सैकड़ों यात्री समस्तीपुर पहुंचे। ये यात्री महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते घर वापस लौटे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ने पूरा इंतजाम कर रखा था। इस दौरान सभी यात्रियों को एक लाइन में खड़ा करके जंक्शन से जांच केंद्र की ओर भेजा गया। साथ ही आरपीएफ जवानों यात्रियों के नाम और पता की भी जानकारी ली। सर, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। मेरा घर समस्तीपुर जिला गांव चैता में हुआ। उधर कोरोना का थोड़ा ये हो गया तो इसके लिए होटल इंडस्ट्री को थोड़ा बंद कर दिया। तो हम लोग को खाने पीने के लिए तकलीफ होने लगा तो हम लोगों ने सोचा वो कहाँ जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग आ गए। हम लोग 6 जन। तो उसमें से किसी को एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हाँ, थोड़ा शायद फीवर वगैरह के साथ वजह से वो सोया इसके लिए सो के भी जस्ट उठाया हम लोग ने। तो कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। कुमार गौतम, एक बार फिर से वही तस्वीरें हमारा देश अब देख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे हालात और तस्वीरें, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिक्र कर दिया है कि एकमात्र यही विकल्प है और अब
तमाम प्रवासी मजदूर अब परेशान हो गए हैं कि आखिर अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि कई कंपनियों ने तो मजदूरों को निकालना भी शुरू कर दिया उनके काम से। गौतम, पूरी जानकारी की बिहार में कैसे मजदूर पहुंच रहे हैं और स्थितियां कैसी? बिल्कुल सागर, आपने ठीक कहा कि जो इस वक्त की जो स्थितियां हैं कोरोना को लेकर के, ऐसे में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और उसके आसपास की जो राज्य है वहां पर जो बिहार से जाने वाले, पलायन करने वाले जो मज़दूर हैं, जो रोजी रोटी के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे, वो कोरोना पार्ट 1 के दौर में जब वो वापस आए तो जिन परिस्थितियों में आए, हर तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से परिवार के लोग पैदल, कभी पटरियों के सहारे तो कभी कह सकते हैं अटैची और ब्रीफकेस को माथे पर लिए, जो भी जिस रूप में आना चाहता था वो जो जिद और जद्दोजहद थी उसके बीच वो अपने घर वतन वापस, अपने बिहार वापस लौटा, झारखंड वापस लौटा। लेकिन जिस तरह से कोरोना का धीरे धीरे संक्रमण खत्म होने लगा और एक बार फिर से उन कंपनियों ने जब अपने ताले खोले और वहाँ पर बिहार के तमाम जो मज़दूर हैं उनको बाकायदा कॉल करके बुलाया गया, और कई ऐसे मज़दूर को तो बाकायदा हवाई जहाज़ के जरिए, एरोप्लेन के जरिए वापस बुलाया गया। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि बेंगलुरु, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां पर बिहार के मज़दूर काम करते थे, चाहे वो जिस रूप में काम करते थे, दवाई की फैक्ट्री में काम करते थे या फिर वहां पर जो सबसे ज़्यादा मज़दूर बिहार के जाते थे वो पंजाब हरियाणा भी जाते थे, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा अगर मज़दूरों की संख्या जाने वाले राज्य की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य है जहाँ के लोग बाहर में काम करते हैं। कोरोना ने उनको अपने घर वापसी के लिए कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से उनको अपने घर वापसी करनी पड़ी। लिहाजा जब घर वापसी की, कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हुआ तो फिर वो कंपनियों ने एक बार फिर से मज़दूरों को प्रलोभन दिया, बुलाया, और जब यहाँ से जो लोग, चूँकि बिहार में रोज़गार की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल न के बराबर है, तो ऐसे में जो लोग पलायन करके गौतम, समस्तीपुर से कैसर खान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कैसर, हालात कैसे जो महाराष्ट्र से तमाम मजदूर वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा जब आपने बातचीत की, और कैसे उनकी जांच की जा रही है, आगे की पूरी प्रक्रिया क्या है कैसर? जी, जैसा कि आपको बता दें कि लगातार जो है कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर जो है जो महाराष्ट्र से जो कल स्पेशल ट्रेन से जो मजदूर आए थे और उसके जो है स्टेशन पे जो जांच की जो व्यवस्था है वो एक ही जगह बाहर निकलने के बाद जांच की व्यवस्था है और वहां पे जांच किया जाता है। मगर देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर कई ऐसे रास्ते हैं जो बैकडोर से रास्ते हैं, वहां से जो है जो यात्री आते हैं, जो बाहर से यात्री आते हैं वो मेन गेट से ना जाके बल्कि पतली गली पकड़ के और निकल जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि 100-200 की संख्या में जो भी यात्री आते हैं उसमें से जो देखा जा रहा है कि मुश्किल से उसमें से 20 या 25 लोग ही जो है कोरोना के जांच करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समस्तीपुर के अंदर जो प्रशासन की लापरवाही है कहा जाए, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया कैसर पूरी जानकारी के लिए। तो गौतम, उनकी बाकायदा जांच की जा रही है, एक कतारों में उन्हें लगाकर उनका नाम, पता, तमाम जानकारियां ली जा रही हैं। लेकिन क्या मात्र इससे काम चलेगा? क्योंकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें अगर जांच की गई है तो वहां पर कई मजदूर कोरोना लेकर पहुंचे हैं महाराष्ट्र से, कोरोना के लक्षण उनमें देखे गए, पॉजिटिव है वो। गौतम, बताइए क्या आप कह रहे थे? बिल्कुल सागर, देखिए न सिर्फ कोरोना के मरीज आ रहे हैं बाहर से, बल्कि अब उनके पास चूँकि बहुत बड़ी समस्या है रोज़गार की, रोज़गार वहाँ मिल नहीं रहा है। वहाँ पे जो दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं, जहाँ पे वो काम करते थे वो प्रतिष्ठान, वो संस्थान वो बंद हो चुके हैं। इनके पास अब ऐसा लगने लगा है कि इस बार अगर कोरोना विकराल रूप धारण करता है तो कहीं ना कहीं अब इनके पास अब सिवाय अपने घर वापसी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्थितियां अच्छी नहीं है और कोरोना को लेकर जिस तरह से भय का माहौल बना है, अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पलायन करके इन्होंने गलती की। हालांकि इनके पास मजबूरी ऐसी है कि सरकार रोज़गार सृजन नहीं कर पाई पिछले 1 सालों में, तो कोरोना का हवाला दे करके, कोरोना की वजह से चाहे जिस कारण से भी हो, इनको रोज़गार नहीं मिला और ये जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं ऐसे हज़ारों हज़ार की संख्या में बाहर चले गए। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने वापसी की है और यही कारण है कि
दानापुर, पटना जंक्शन, पाटलिपुत्रा और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बिहार के जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र से लौट रहे हैं, मध्य प्रदेश से लौट रहे हैं और जहाँ कहीं भी वो काम कर रहे थे वहाँ बंद होने के कारण वो वापस लौट रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण के साथ कई ऐसे मजदूर हैं जो संक्रमित हैं और यही कारण है कि कल एक आप देखिए 11 बजे रात में भी जो ट्रेनें दानापुर में पहुंची है महाराष्ट्र से सैकड़ों मजदूरों को लेकर के, वो स्पेशल ट्रेन में तकरीबन 100 से ज़्यादा कोविड के लक्षण मिले हैं, पॉजिटिव हैं वो लोग, उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। लेकिन अभी ये सिर्फ तत्कालिक व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर ये तत्कालिक व्यवस्था है। इसके बाद उनकी जो समस्या बढ़ेगी वो ये है कि वो रोजगार कहाँ से पाएंगे, वो अपने परिवार के बीच तो रहेंगे लेकिन रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और यही कारण है कि इन लोगों ने पलायन किया था। वहीं एक दूसरा तबका ये भी है मजदूरों का, वो ये कह रहा है कि इस बार वो वापस नहीं लौटेंगे। मतलब जो लोग आ रहे हैं उन मजदूरों से जब हमारी बातचीत हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो वापस नहीं लौटेंगे, यहीं पे मजदूरी करेंगे, यहीं पर अपने खेतों में फसल उगाएंगे लेकिन अब वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, इसलिए क्योंकि उनके स्वास्थ्य के साथ साथ अब रोजगार के लिए भी उनको सोचना होगा, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे वायदे किए गए। सरकार जब बनी तो सरकार ने 19 लाख रोजगार का दावा किया था। तो ऐसे में इन पलायन करने वाले मजदूरों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती है, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल होगा। लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात है कि वो अपने परिवार के बीच वापस आ रहे हैं। जी। लेकिन गौतम, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने उन पुरानी तस्वीरों से सबक लिया होगा? याद होगा आपको जब मजदूर जब पलायन करके बिहार की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बहुत उम्मीद बांधकर वो लौटे थे कि वहां पर उन्हें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, 2 वक्त की रोटी का उनके जुगाड़ वहीं पर हो जाएगा। लेकिन अफसोस उन पुरानी तस्वीरों से काफी वक्त बीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार ने उस पर कुछ भी नहीं बोला, ना कोई सबक लिया। फिर जब हालात थोड़े सही हुए तो सभी लोग निकलने लगे रोजगार की तलाश में। तो क्या इस बार फिर से उन्हें उन्हीं तस्वीरों का सामना करना पड़ेगा, या इस बार सरकार तैयार है कि अगर मजदूर पलायन करके आएंगे अपने घर की तरफ तो उनके लिए हम कुछ यहां पर जरूरी सुविधाएं दे सकेंगे? गौतम लौट कर आऊंगा। अरविंद निषाद, जेडीयू के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। अरविंद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। अरविंद जी, एक बार फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया अपने घर की तरफ। तमाम ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार की गलियों में एक बार फिर से जा रहे हैं। इस बार क्या उनके लिए कुछ उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी कि वो पलायन एक बार फिर से ना करें, लौटकर शहरों की तरफ ना जाएं? क्योंकि बहुत उम्मीद बांधे वो फिर से लौट रहे हैं कि कुछ इस बार हो सकता है अपने घर में ही मिल जाए। अरविंद जी, देखिए, पिछले बार की तरह इस बार भी सरकार ने उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था की है और पिछले बार जो लोग आए थे बाहर से उनके लिए यहाँ क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई थी और उस क्वारंटाइन सेंटर में 16 दिन रहने के बाद जो लोग सरकार के द्वारा दिए गए काम को करने के लिए राजी थे उनको काम पर लगाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में, ऐसे तमाम विभागों में कार्य दिवस का निर्माण किया गया और उन कार्य दिवसों पर ऐसे बाहर से आए हुए हमारे मजदूर भाइयों को लगाया गया और वो लोग काम किए। लेकिन इस स्थिति सुधारने के बाद वे लोग पुनः अपने परंपरागत कामों में लौट गए जहां से वो आए थे। देखिए, संघीय व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। यह देश की आजादी का और संविधान का हमारा कर्तव्य है। इसीलिए लोग कहीं भी आते हैं, जाते हैं, कोई इस पर रोक नहीं है। लेकिन सर, क्वारंटीन सेंटर में रखना, ये सर उचित व्यवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें क्या वहां पर रोजगार मिलेगा? अगर उन्हें रोजगार वहां पर मिल जाता तो सर बिहार छोड़ के सर तमाम मजदूर वापस दिल्ली की तरफ, महाराष्ट्र जैसे शहरों की तरफ सर रुख क्यों करते हैं? एक बात मुझे आप बताइएगा, मेरा सवाल आपसे है कि देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में गुजरात आता है, तमिलनाडु आता है, तो गुजरात से बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग बसे हुए हैं, तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह गए हुए हैं। तो इन सभी देशों में जो वहाँ के लोग गए हुए हैं, क्या वहाँ उन राज्यों में भी प्रोफेशनल्स लोग गए हुए हैं, उच्च शिक्षाधारी लोग गए हुए हैं जो बड़े बड़े डिग्री लेकर के? अरविंद जी, कितनी फैक्ट्रियां, कारखाने आपने खोल दिए सर जब से जेडीयू की सरकार है बिहार में, यही आप बताइए।
तभी तो सर लोग उम्मीद इसीलिए तो कर रख के जा रहे हैं सर। जब पूछा जाता है नीतीश कुमार से, वो कहते हैं सर समंदर के किनारे हमारा प्रदेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर रोजगार नहीं है। सर मजदूरों से हमने लाइव बात की है सर, ग्राउंड जीरो पर हमने कवरेज किया है। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि गुजरात से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए, इसका उत्तर आप हमको बताएंगे? सर सुनिए सर, जो लोग गुजरात जाते हैं या मैं अगर अमेरिका जा रहा हूँ ना सर, तो मैं बेहतर कमाई के लिए जाऊंगा सर। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज हैं सर, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी अगर वो बिहार में रह के यार अगर वो सोचेंगे मैं जीविकापार्जन यहाँ पर करूं। वो भी वाजिब प्रश्न है। दुनिया में बड़े पैमाने पर अमेरिका में जो निर्माण का काम हो रहा है, रियल एस्टेट का काम हो रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में गुजरात के लोग निर्माण के कार्य में लगे हैं और रियल एस्टेट का काम सबसे बड़ी संख्या में गुजराती करते हैं। क्या इसको माना जाए कि क्या गुजरात के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं इसलिए वो अमेरिका में जाकर के निर्माण के कार्य में लगे? सर ये सवालों का अगर जवाब ना हो सर ना, तो भटकाने की कोशिश ना किया करिए। मेरा सवाल आपसे कि कितने कारखाने आपने खोल दिए, कितनी फैक्ट्रियां आपने लगा दी, फिर से आपने सर चुनाव जीता, क्या मजदूरों के लिए आप कर रहे हैं? सर सवाल घूम फिरा के सर आप कहां आ रहे हैं सर? फैक्ट्रियां कम है क्या? तमिलनाडु फैक्ट्री कम है क्या? केरल में फैक्ट्री कम है क्या? केरल विकसित राज्य की श्रेणी में आता है, फिर खाड़ी के देश में केरल से लोग क्यों जाते हैं? देखिए कोई भी आदमी कहीं भी कमाने के लिए जा सकता है, रोजगार करने के लिए जा सकता है, लेकिन आप लोग उसको गलत दिशा में मोड़ते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं। और इसको कृपया कर मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि इस तरह से नहीं सर, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन आग्रह है। सुनिए सर अरविंद जी, आपको मेरी बातें बुरी बेशक लगे, अगली बार हो सकता हो फोन लाइन पर ना जुड़े हमारे साथ। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो आप वादे किए ना सर प्रदेश की जनता से कि रोजगार हम यहीं पर आपको देंगे, यहीं मुहैया कराएंगे, सर वो करने की कोशिश करिए, जनता के विश्वास के साथ खेलिए मत। आप मुझे बताइए, जिस स्टूडियो में आप बैठ करके आप हमसे परिचर्चा कर रहे हैं, क्या आपको अपने गांव में स्टूडियो मुहैया हो सकता है न्यूज के लिए? सर गांव में बिल्कुल बन सकता है सर, अगर हम चाहेंगे तो, हमारी सरकार अगर चाहेगी तो। काम करने में सर हमारी सरकार चाहेगी तो स्टूडियो वहां बन सकता है सर। जहाँ माहौल मिला, जहाँ बिल्कुल सर, ट्रैक से चेंज सर। मेन चक्कर ये है सर कि एनडीए में सहयोगी पार्टी सर आपकी बीजेपी भी है ना सर, तो बीजेपी की तरह आप लोगों के सर जवाब हो जाते हैं। नहीं आप सोचिए ना, आप अपने बारे में सोचिए ना, आप अपने बारे में सोचिए ना। आप उच्च शिक्षा ग्रहण करके आप मीडिया के जगत में आए हैं और आप काम कर रहे हैं। क्या आप जिस जगह पे जन्म लिए हैं, जिस जगह पे आप पले बढ़े हैं, वहाँ मीडिया संस्थान नहीं खुल सकते थे क्या? सर वहां पर सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है तो हम चले आए सर, तो आप बेहतर करने की कोशिश करिए ना सर। सरकार चाहे तो यहाँ वहां पर ये भी हो सकते हैं संभव। कंडीशन में बैठ करके सवाल खड़ा करना बहुत आसान काम है। इसलिए व्यक्तिगत नहीं सर, तो सत्ता की रोटियां सेकना भी बहुत आसान काम है सर, सत्ता चलाना बड़ा कठिन है सर। तो चलाने की सर कोशिश करिए, माननीय नीतीश कुमार जी से बोलिएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कोरोना की दूसरी लहर से परेशान प्रवासी हैं, लेकिन माननीयों की बोल आप सुनिए। सवाल जब किए जाते हैं, कुमार गौतम लाइव में अपडेट दे रहे हैं लगातार। गौतम बताइए, सुना आपने क्या कुछ कहा अरविंद जी ने? ये जवाब होते हैं जब प्रवासी मजदूरों को लेकर सवाल करिए, रोजगार को लेकर सवाल करिए। गुजरात, अमेरिका, हमारे स्टूडियो से भी बताइए जोड़ दिया गया। गौतम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अरविंद निषाद है। अरविंद निषाद जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने अपने दलीलें वो जानते हैं कि अगर कानून पे सवाल पूछे जाएंगे तो 2005 से पहले लालू राबड़ी की बात, और अगर रोजगार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो वो अमेरिका यूरोप की बातें करेंगे। उनके लिए नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जिस समय जलजमाव में पूरा राजधानी पटना डूब रहा था तो मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि अमेरिका में भी ऐसी स्थितियां होती है। मतलब वो ये नहीं कहते कि बिहार के अंदर क्या स्थितियां हैं। इनके पास आज भी एक जवाब है, वो ये है कि 2005 से पहले क्या होता था। लेकिन पिछले 15-16 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनसे सवाल इसलिए भी जरूरी बनता है कि ना तो यहाँ पे कोई क्रिकेट स्टेडियम इन्होंने बनाया, कोई नया निर्माण नहीं कराया जहाँ पर कोई वर्ल्ड कप या कोई जो आईपीएल है उस तरीके का खेल हो, वहाँ पर रोजगार की कैसे संभावनाएं हों, कुछ नहीं। पिछले 15 सालों से सिर्फ बिजली, सड़क, पानी को छोड़ दें तो इसके अलावा सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, दलील देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो जब पलायन करके दूसरे राज्यों से लोग बिहार आ रहे थे
उस समय की तस्वीर देखिए, आखिर उनकी बिल्कुल गौतम, मजबूरियां, वही आज के दिनों उनकी में आंखों जिक्र का किया। पानी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर अगर सवाल अगर खड़े किए जाएं तो सवालों की कतारें लग जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार उसका जवाब नहीं दे पाएगी। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, मिट्टी से मिट्टी में दफन खबर छपरा की है, जहां पर कंपनी की लापरवाही के कारण एक मजदूर की जान चली गई। दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत एक बड़े नाले के अंदर पाइपलाइन डाली जा रही थी, जहां मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी धंसने से उसमें 2 मजदूर दब गए। आनंद फानन में दोनों को छपरा के सदर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल था। घटना से आक्रोशित मजदूरों ने सुपरवाइजर और इंजीनियर के साथ मारपीट की और मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी की लापरवाही के चलते मजदूर की जान चली गई। घटना पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को शांत कराया और मामले की तफ्तीश में जुटी है। जिस मिट्टी से बना ये मजदूर जिस मिट्टी के लिए काम कर रहा था, मिट्टी खुदवा रहे थे। हाँ। मिट्टी कटवाने के बाद पाइप लगता है। पाइप लगाने जा रहे थे, तब तक मिट्टी कट के इनके देह पर गिर गया, तो उसमें एक दबा गया और एक पाइप के अंदर घुस गया। अच्छा, तो एक बच गया और एक मर गया। अच्छा, मृतक थे, उनका क्या नाम है? पिंटू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अमनौर। दूसरे का क्या नाम है? जगदीशपुर और अमनौर थाना है। मकेर मकेर के हैं जी। और दूसरे दूसरे माझी साइड के हैं। तो आक्रोशित मजदूरों ने मारपीट की, क्योंकि एक साथी जो मिट्टी में दफन हो गया, क्योंकि बड़ी लापरवाही ये कंपनी की। राजू जायसवाल संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राजू, एक बड़ी लापरवाही कंपनी की बताई जा रही है, लेकिन क्या उस मजदूर परिवार के लिए कुछ किया गया, कुछ मुआवजा या फिर कुछ सहायता उसके लिए? राजू, अभी मजदूर परिवार को सिर्फ आश्वासन मिला है कि इनके सहायता दिया जाएगा, मगर अभी मिला नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी कहा गया कि मजदूर को मिलेगा मुख्यमंत्री की सहायता कोष से, मगर अभी तक मिला नहीं है। मिलने के बाद जरूर कही जा रही है। ठीक है, लेकिन राजू, शुरुआत कैसे हुई और कैसे मजदूर काम कर रहे थे, कैसे इस घटना में उनकी जान चली गई? ये नमामि गंगे परियोजना के तहत बुडको के द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, उसी में ह्यूम पाइपलाइन का काम चल रहा था जी। चलिए, मजदूरों के द्वारा जब ह्यूम पाइपलाइन दवाई लगाए जा रहे थे, उसी दौरान जो है किनारे की मट्टी धंस गई एकाएक। फलस्वरूप एक मजदूर पाइप के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई, मगर दूसरा इंजर्ड हो गया, घायल हो गया। इस घटना को देख जो आसपास के लोग और मजदूर खड़े थे वो दौड़ पड़े और उन्होंने जाके निकाला, तो जाकर के तब एक मजदूर की जान बच पाई, मगर तब तक एक दम तोड़ चुका था। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल राजू, एक बड़ी लापरवाही है ये और इस पर काम अब करना चाहिए। लेकिन बिन पानी सब सून। सीएम नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना के तहत हर घर में पानी उपलब्ध होने की बात तो कही गई सीएम की तरफ से, लेकिन मुजफ्फरपुर के बिरवाडीह पंचायत में ये योजना सिर्फ नाम की ही रह गई है। दरअसल योजना के तहत पंचायत के हर घर में नल तो लगाया गया, लेकिन आज भी कई घरों में पानी नहीं पहुंचा। पंचायत में पानी की टंकी तो है, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार सिर्फ योजना के नाम पर खानापूर्ति करती है। साथ ही कहा कि पंचायत में ना तो पीने का पानी है, ना ही अच्छी सड़कें। 7 निश्चय योजना में यहाँ पंचायत का जो है कोई विकास नहीं हुआ है, ना रोड का, ना नल जल का, आधा अधूरा सब काम हुआ है। और यहाँ के जो बेड़वाडी पंचायत के जो मुखिया अपने विकास में लगे हुए हैं, पब्लिक का कोई सेवा नहीं हो रहा है। और यहाँ जो भी काम हुआ है सब आधा अधूरा। जब पानी भी आता है तो लाइन रहता है तो पानी आता है, ना तो नहीं आता है। टंकी लगा हुआ है नहीं है। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी चुनाव आने वाले हैं? चुनाव आने वाले में इस बार सारा लोग परिवर्तन चाह रहा है। लाइन न रहे तो न आवे। और अथी राशन वगैरह मिलता है ना? 2 बेटा के न दे छै। और शिवशंकर झा संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शिवशंकर, 7 निश्चय पार्ट 2 लाया गया, पार्ट 1 पहले था, लेकिन अभी तक लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पाई जिनका जिक्र किया गया था। शिवशंकर जी, सागर पर बता दूं कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार के 38 जिला में सुशासन बाबू की सरकार जहाँ एक तरफ चैलेंज दावा करते हैं कि हमारा 7 निश्चय योजना पूरी पूर्ण रूप में सफल हो चुकी है और 7 निश्चय योजना 2 भी लाई गई है, जबकि 7 निश्चय योजना कहीं से सफल नहीं नजर आ रही है।
कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, और जिसका जीता जाता उदाहरण अपने टीवी पर देख रहा होगा कि वहाँ ये सकरा प्रखंड के बेरुआ डी गांव पंचायत है, वहाँ एक गांव में, लक्ष्मीपुर गांव में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि, और वहाँ के महिलाओं या ग्रामीणों का कहना है कि जब हम लोग मुखिया जी को बोलते हैं तो मुखिया जी हम लोगों को डांट डपट के भगा देते हैं, और मुखिया सिर्फ अपना विकास करते हैं, और हम लोग पंचायत का विकास आज तक कुछ भी नहीं किया, साथ में योजना तो छोड़। लेकिन इधर दूसरी तरफ सरकार द्वारा कहा जाता है कि जिस पंचायत में जिस मुखिया और जिस वार्ड मेंबर के द्वारा अगर नल जल योजना का संपूर्ण नहीं होगी तो प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रही। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए जल्दी से, जिन लोगों ने आज के दिन अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में सबसे पहली खबर, आप लौट चले, मजदूर फिर से एक बार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। एक बार फिर से अपने गांव की तरफ, अपने आशियाने की तरफ, अपने जन्मस्थान की तरफ वो जाने लगे हैं जहां पर उनका ठिकाना है गांव है, क्योंकि अब तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो मजदूरों को निकाल रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थितियां महाराष्ट्र में अब देखी जा रही हैं। दूसरी खबर आज के दिन की, मिट्टी से मिट्टी में दफन एक मजदूर की मौत हो गई, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम जारी था, लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते वहां पर एक मजदूर की मौत हो गई। तीसरी खबर आज के दिन की, बिन पानी सब सून, इसका जिक्र हमने आज के दिन इसलिए किया क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तमाम ऐसे गांव हैं जो अभी भी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत पानी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो उनके यहाँ नल लगा है उनमें पानी कब पहुंचेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।